नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने अपना पिछला वीडियो पूरा किया सूक्ष्म शिक्षण को लेके और जो उससे जुड़े कौशल्स थे माइक्रो टीचिंग से जुड़े उनको भी कवर किया और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते थे वो भी हमने करा दिया आप लोगों को। ठीक, और मुझे लगता है जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आप लोग का वो चैप्टर बहुत हद तक पूरा कवर हो चुका है और समझ में भी आ गया आप लोगों को। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नए चैप्टर की ओर, जो आगे हमारा चैप्टर है और उस हमारे पाठ का नाम है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। इसको मैं आपको आसान करने के लिए इस पाठ को मैं दो में डिवाइड कर दूंगी। एक पहले मैं कवर करूंगी इतना खाली और उसके बाद मैं कवर करूंगी इतना। जो सेकेंड पार्ट इसका है शिक्षण अधिगम सामग्री, इससे आप लोग परिचित हैं बखूबी कि टीएलएम क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होती है, इससे आप लोग परिचित हैं। तो मुझे कवर क्या करना है आपका, पहले अपेक्षित अधिगम स्तर। तो जो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं किस वर्ड को जो आपके लिए अननोन सा लग रहा है, दैट इज अपेक्षित। ठीक, अपेक्षित मतलब क्या होता है, जैसे इसी में आपका वर्ड जुड़ा हुआ है अधिगम। अधिगम मतलब होता है आपका सीखना, स्तर मतलब होता है आपका लेवल। ठीक है, कि कौन सा लेवल है आपका, किस स्तर पर आप खड़े हैं, कहाँ पर आप हैं, ये स्तर का मतलब आता है। अब हमको जिस चीज से जिस शब्द से परिचित होना है, कह सकते हैं, वो हमारा शब्द है अपेक्षित। अब अपेक्षित वर्ड क्या है, अगर मैं इसकी इंग्लिश लिख दूं तो अभी आपको इसकी हिंदी आ जाएगी। अपेक्षित मतलब होता है किसी से अपेक्षा रखना, यानी कि एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर करूं अपेक्षित की इंग्लिश करूं एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। अब ये एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल किसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ जब बात छात्र और शिक्षक के दौरान ही चल रही है, उन्हीं के मध्य चल रही है, तो ये बात छात्रों की ही है। तो अगर मैं इसकी बात कहूँ, अगर थोड़ी सी बात मैं बात कहना चाहूँ कि जैसे जब बालक जन्म लेता है तो वो एक प्लेन शीट, जैसे कह सकते हैं कोरे कागज के समान होता है, प्लेन शीट होती है बिल्कुल, और वो जैसा माहौल पाता है वैसा ही सीखना, वैसी ही चीज़ों को सीखता है। तो उसको कोई सिखाता नहीं है कि बालक अगर जन्म लिया तो वो रोता है, वो अपने आप रोता है, उसने किसी से सीखा नहीं रोना, लेकिन वो रोता है। और ये क्रिया उसकी जो होती है वो स्वाभाविक और अपने आप स्वतः चलने वाली क्रिया है, ये अपने आप होती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे वो वातावरण के माहौल में पनपता है, पलता है, वैसा ही वो हाव भाव स्वभाव और भाषा को ग्रहण कर लेता है। अब दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूं कि कोई बालक अगर 5 वर्ष का है, अगर कोई बालक 5 वर्ष का है तो आप क्या करते हैं, आपकी उम्मीद उससे क्या बनती है, आप एक्सपेक्ट उससे क्या करते हैं, आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 5 वर्ष का बालक है, अगर हम इससे इसका नाम, इसके माता पिता का नाम अगर पूछें तो ये बता सकता है, तुम कहाँ रहते हो बता सकता है। ये क्या है आपकी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप उम्मीद कर रहे हैं ये चीज की, आप आशा कर रहे हैं इस चीज की कि 5 वर्ष का बालक इस चीज को बता पाएगा। समझ रहे बात को? तो अपेक्षा आपकी कहाँ जा रही है, इसके वर्ष पर जा रही है कि इतने वर्ष का बालक इतना ज्ञान रखता होगा। अब अगर इसी पर मैं कहूँ, क्या ये उम्मीद आप 1 वर्ष के बालक पे रखेंगे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे माता पिता का नाम और तुम कहाँ रहते हो, सारी बातों को बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। तो मतलब बता भी सकता है, ये नहीं कहते, बट एक्सपेक्टेशन जो आती है, उम्मीद पर खरा उतरना, तो उम्मीद उतनी करिए। और उम्मीद कैसे की जाती है कि मिनिमम की लेवल के चलते, बिल्कुल मिनिमम स्तर पर सोच के चलिए, और उसकी अगर आपको प्राप्ति होती है तो वो आप अचीव कर रहे हैं छात्र से। और जब एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम की रखेंगे, जहाँ पर यहाँ पर छात्रों की अगर हम शिक्षा से बात करें तो मैक्सिमम की कोई बात कही नहीं गई अभी तक। जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, अगर मैं आपको बताऊं तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी
उसमें यही बताया गया था, उसमें बोला गया था कि सबसे पहले जो अपेक्षित अधिगम स्तर है वो MLL के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई थी। इसमें ये बात कही गई थी कि जैसे कि कोई भी, मतलब इस बात पर बल दे दिया गया था कि जैसे कोई भी बालक हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो सरकारी में पढ़ता हो, चाहे वो गैर सरकारी में हो, ठीक है, चाहे वो केंद्र से जुड़ा बच्चा हो, चाहे कहीं से, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा ले रहा हो, लेकिन जितना उसके लिए सीखने समझने के लिए ज़रूरी है उतना हमें निर्धारण कर देना चाहिए। और वो निर्धारण लेवल वो सबका सामान्य, सबका एक जैसा होना चाहिए, सबका एक तरीके से होना चाहिए, एक ही जैसा, उसमें कोई भेदभाव या डिफरेंशिएट जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बता दिया गया था, लेकिन इसी को संशोधित करते हुए जैसे हम कहें तो 1992 में इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात को संशोधित करते हुए से ELL में कन्वर्ट कर दिया गया था। ELL से हमारा मतलब है एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब है एक आशा, एक उम्मीद रखी जाती है कि इतना बच्चे को इस कक्षा में आ जाना चाहिए, वो कहते हैं हम एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ लर्निंग। समझ में आया? मैं इतना फिर से आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। अपेक्षित अधिगम स्तर से मतलब होता है हमारा कि बच्चे के ऊपर एक आशा, एक उम्मीद रखना कि इस स्तर का बच्चा या इस उम्र का बच्चा या इस कक्षा का बच्चा इतना जानता होगा, इसकी अपेक्षा आप करते हैं और उस अपेक्षा पे खरा उतरना, ये हमारी शिक्षा का आगे की तरफ बढ़ने का सफल प्रयास होता है। और ये हमारा सिलेबस कहता है, जैसे कि हम भाषा, गणित और पर्यावरण, जैसे कहते हैं 1 से लेके कक्षा 5 तक, 1 से लेके कक्षा 5 तक की कक्षा तक सिलेबस में भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन का इस तरीके से प्रोसेस बनाया गया है जो जिज्ञासु की प्रवृत्ति का रहता है, जहाँ पे अध्ययन करने के लिए बच्चा आगे बढ़ता है, कि वहां पर उसका एक न्यूनतम अपेक्षित लेवल, जिसे कहते हैं न्यूनतम अपेक्षित स्तर निर्धारण करके रखा गया है और उसी के स्तर के अकॉर्डिंग सिलेबस उसका मेंटेन किया जाता है और वही बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, ताकि बच्चे को जितना ज्ञान उस कक्षा के अनुसार होना चाहिए वो उसको आ जाए। इसीलिए तो वो हमारा अपेक्षित अधिगम स्तर। अगर मैं आपको फिर से डिफाइन करूँ वर्ड को, कि जैसे अब मैंने कहा ये शब्दों में अंतर बताइए, जैसे अपेक्षा, दूसरा शब्द इससे मिलता जुलता आता है उपेक्षा। दोनों में डिफरेंस बता पाएंगे आप कि अपेक्षा क्या होता है और उपेक्षा क्या होता है? दोनों में देखिए एक लाइन का अंतर है। ये लाइन, ये छोटा ऊ है और ये छोटा आ है, और छोटा ऊ और छोटा आ में कितनी भिन्नता आ गई अक्षर के एक लाइन लगने से। अपेक्षा यानी कि किसी से उम्मीद रखना, आशा करना। उपेक्षा किसी का तिरस्कार करना, निरादर करना। ये क्या है? ये उपेक्षा आती है। जैसे हम कह सकते हैं कि इग्नोर करना, या यूं कह सकते हैं अपेक्षा में आशा, उम्मीद, या मैं अगर जोड़ दूं वर्ड तुलना करना तो गलत नहीं है। जैसे कि हम कह देते हैं कि हमें कहीं जाना है सफर पर घूमने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर जाने के लिए बस में जाने के बजाय, बस में जाने की अपेक्षा अगर आप वहां पर ट्रेन से जाएंगे तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो ये क्या हो रहा है? ये हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो अपेक्षा जो है वो तुलना से जुड़ी हुई है, और तुलना क्या? अपेक्षा करना, तुलना करना। तो वही बात कह रहा है कि जो तुलनात्मक अध्ययन है, जहाँ पर शिक्षक एक छात्र से करता है और छात्र का छात्र से तुलना करना, कि हम कहते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ा हुआ, जैसे कह सकते हैं सरकारी में और गैर सरकारी में हम तुलना कर रहे हैं छात्र की, कि इस क्लास में तीसरी का छात्र और इसके तीसरी का छात्र में हम तुलना करते हैं इसके अध्ययन की।
लेकिन तुलनात्मक यहाँ पर ये बात बोली गई, जब हम बच्चे से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वहां पर उसका वातावरण, माहौल, जो उसके क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ होने की जो जगह है, घर का माहौल, सब चीज को देखते हुए हम उसकी तुलना, हम उससे एक्सपेक्टेशन बांधते हैं। पारिवारिक माहौल, उसका बच्चे का मानसिक स्तर, वहां का भौगोलिक वातावरण, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के मिनिमम लेवल या एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ लर्निंग को देखने के लिए। अगर पाठ की तरफ चलते हैं तो अपेक्षित अधिगम स्तर, कहने का स्तर यही है, मतलब यही है कि हम छात्र का एक एक्सपेक्टेड लेवल जो देखना चाहते हैं वो कैसे देखते हैं कि जो इसका सिलेबस है, यानी कि बच्चे का, छात्र का पाठ्यक्रम है, वो इस तरीके से मेंटेन किया जाए कि सभी जगह से सब वो चीज सामान्य रहे, बराबर रहे, न्यूनतम लेते हुए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आप कक्षा 4 को पढ़ाने गए, अपनी कक्षा में 4 के आप अध्यापक हैं, आप पढ़ाने गए, तो आपको जो चीज पढ़ानी है उस चीज का बेसिक आपको एक उम्मीद होगी कि मेरे बच्चे को आती होगी। ठीक, अगर मैं आपका उदाहरण गणित से लेती हूँ तो गणित में आप मान लीजिए सवाल कराने गए हैं, हासिल वाले सवाल कराने गए हैं, तो आपको ये उम्मीद होगी कि यहाँ पर मेरा बच्चा बिना हासिल के सवाल आसान संख्या वाले कर लेता होगा जब चौथी में आया है वो। ये क्या है? ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी उम्मीद है, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि उनका अधिगम स्तर इतना होगा। अब कितना होगा वो न्यूनतम डिसाइड किया आपने, आप अपनी तरफ से बहुत ही मिनिमम लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम कहने का मतलब है आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मिनिमम पे जा रही है, न्यूनतम पे जा रही है कि अगर हासिल वाला सवाल है तो उस पर मैं बच्चा मेरा सरल सवाल जो होते हैं और वो बिल्कुल सिंगल डिजिट 2+1 3+2 ऐसे सामान्य नंबरों वाले संख्या के जोड़ कर सकता है। समझ रहे बात को? तो जैसे कि आप जब मौखिक कोई ओरल बोलते जाते हैं या जिसे हम कहते हैं डिक्टेशन या इमला बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं बच्चों को तो छात्र मेरा लिख लेगा कक्षा के अनुसार, जहां प्रांगण में आप पढ़ाने गए वहां का माहौल, वातावरण, सब चीज आपकी इस अपेक्षा में उतर रहा है। बात को समझिएगा, ये सब कुछ आपकी अपेक्षा में उतर रहा है। अगर हम थोड़ा सा हटके जाए, जैसे मैंने आपको अपेक्षा बताया, तो अपेक्षा आपकी क्या चीज है? उम्मीद है, सब आपका जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं उस चीज को कि जैसे एक शब्द आपका मिलता है, जैसे कहे यहाँ पर कि यहाँ से चलते चलिए, जैसे कहते हैं जरूरत और चाहत, दोनों में अंतर है, दोनों बहुत अंतर है अंतर। जरूरत किससे जुड़ी होती है? जरूरत हमारी शरीर से जुड़ी होती है, और चाहत किससे जुड़ी होती है? चाहत मन से जुड़ी होती है। होती कि नहीं होती है? जरूरत जो हमारी होती है वो शरीर से जुड़ी होती है, और चाहत जो है हमारे वो मन से जुड़ी होती है। ठीक, जरूरतें हमारी कभी खत्म नहीं होती, जरूरतें बहुत है, कभी खत्म होती है? नहीं खत्म होती। और चाहते तो फिर बिल्कुल ही पूरी है। जरूरत हमारी, जैसे मान लीजिए हमें जरूरत इतनी है, इतने में मेरा काम चल जाएगा, जरूरत तो मेरी इतनी ही है, इतने में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन चाहते इतनी ज्यादा है कि जरूरत उनमें समा नहीं पा रही है। तो वही चीज आपकी अपेक्षा और उपेक्षा बात कहती है कि अपेक्षा आपकी उतनी ही होनी चाहिए छात्रों पर जितना उसका लेवल है। कौन सा लेवल है? मानसिक स्तर बच्चे का, फिर वातावरण, ठीक, ये जो बच्चे का वातावरण जहाँ वो रह रहा है, माहौल जहाँ का है वहाँ का रहने वाला, पारिवारिक वातावरण उसका, ये सारी चीजों को लेते हुए आप अपनी
अपेक्षित अधिगम स्तर उस छात्र के लिए कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपकी है मानसिक स्तर वातावरण, जो आप इसके अपेक्षित अधिगम स्तर उस छात्र के लिए ले लेते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात कहती हूँ कि जैसे कि आपको इतना मुझे इतना समझ में आया होगा कि अपेक्षित अधिगम स्तर जो मैंने समझाना चाहा आपको कि वो कि जो छात्र जैसे है, चाहे फिर वो गांव का, जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे सरकारी का हो, चाहे गैर सरकारी का हो, कहीं का वो बच्चा हो, लेकिन उस बच्चे के लिए आपके ये जो पाठ्यक्रम बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, वो आपका पाठ्यक्रम उसके लिए बनाया गया है कि सब लोग एक जैसे दिखाई दे, सबका लेवल एक जैसा हो, कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि इस कक्षा के छात्र को इतना आना चाहिए, और उसी प्रकार से पाठ्यक्रम चलाया जाता है कि हर शिक्षक की ड्यूटी बनती है कि उसका अपना क्लास का, कक्षा का पाठ्यक्रम उसको इस तरीके से संचालित करना चाहिए कि छात्र को बखूबी अपनी कक्षा की चीज़ें समझ में आ जाए, और पूरा पाठ कवर जरूर करना चाहिए। पूरा जो सिलेबस कवर करना उस कक्षा में बहुत अनिवार्य है उस शिक्षक के लिए, क्योंकि जब शिक्षक पूरे सिलेबस को कवर करता है तो कम से कम उसमें से 25% बच्चे के दिमाग में चला जाता है उस कक्षा के अंत तक। लेकिन जब वो सिलेबस 50% कवर करेगा तो वो 25% उसके दिमाग में बच्चे के नहीं घुसेगा, उससे भी कम जाएगा। तो उसी के लिए कहा जाता है कि अपेक्षित अधिगम स्तर जिसे कहते हैं हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग या एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ लर्निंग जो कहते हैं, वो छात्र की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो होती है कि निर्धारण करना न्यूनतम दक्षता को, छात्र की न्यूनतम दक्षता को निर्धारित करना, जिसकी प्राप्ति के लिए ये हम कार्य करते हैं, है ना। हमारी अपेक्षा क्या है? हमारी अपेक्षा यही है कि हम उसका न्यूनतम लेवल, मिनिमम लेवल कुछ निर्धारित कर सकें। क्या इतना तो इसे आता ही होगा। और अधिगम क्या कहता है? अधिगम ये कहता है कि हम ऐसी चीजों को सिखाएं, बच्चों को ज्ञान बढ़ाएं, उसका कौशलों का विकास करें, इन सब चीजों को करें उसके साथ, तो जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। इसके बाद आते हैं स्तर पर, जैसे बात करते हैं तो स्तर क्या होता है? स्तर होता है उसका कि जो ज्ञान है उसको उपलब्ध ज्ञान की तुलना में या न्यूनतम सीमा तक उसको पहुंचा सके। कि अधिगम जो है, जो लर्निंग है छात्र की उम्मीद तक, सबकी उम्मीद तक हम उस छात्र को पहुंचा सके, इतना लेवल उसका मेंटेन कर दे कि ये कह सके कि इस कक्षा के छात्र को या इस उम्र के छात्र को इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ तक अगर बच्चा पढ़ चुका है तो इस कक्षा में इतना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इतना इस छात्र को आ जाना चाहिए। समझ रहे आपको? तो ये आपका इतना पार्ट आज इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ, और उससे जुड़े रिटन नोट्स जो है, जो वो आगे बढ़ते हुए मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। थोड़ा थोड़ा इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आता रहे। अगर मैं पूरा चैप्टर एक ही दिन में कवर कर दूँगी तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है बट बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझिएगा, साथ बने रहिए और इस तरीके से समझते रहिए, तो आप लोग का ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा रटने की जरूरत आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस जितना हम लिखाएंगे थोड़ा थोड़ा, आप उसी को उतना मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी समझने का काम थोड़ा ज़्यादा करिएगा, क्योंकि जो आप समझते हैं तो वो स्मृति लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।